हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि अभी 11th का सिलेबस लगभग हर जगह समाप्ति की ओर है या लगभग समाप्त हो गया। कहीं कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो पढ़ाई चल रहा है, तो आप उसे मिस ना करेंगे। वो लगातार वो क्लास करके आप उसे पूरा कर ही लेंगे। और मुझे पता है कि लगभग हर जगह 12वीं का भी सिलेबस अब स्टार्ट हो चुका है। तो प्यारे, 12वीं में जो आपको जर्नी करना है, उस जर्नी करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसा कि पहली जानकारी यह है कि आपको सिलेबस से रूबरू होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स कहीं पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का। फिलहाल ये डी कुमार से बात कर रहे हो तो डी कुमार तो क्या बताएगा बायोलॉजी के बारे में। तो अपन का जो बायोलॉजी का सिलेबस है 12th बिहार बोर्ड का, वो आज मैं डील करूंगा। और एग्जाम पैटर्न तो हो सकता है साल दर साल कभी भी वो चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी एग्जाम पैटर्न है मेरे प्यारे बच्चों, उस एग्जाम पैटर्न की बात मैं करूंगा। उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ये दे दें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर अगर जुड़े हुए नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर सबका लिंक दिया हुआ, आप लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। या इनफैक्ट ये जो आपका यूजर नेम है, ये इस यूजर नेम से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। तो प्यारे, ये नाम आप जरूर देख लेंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट के रूप में आप ले लें। फिलहाल चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। जो एग्जाम पैटर्न होगा प्यारे, उसमें आपको बता दें कि सब मिला के 100 मार्क्स यानी 100 अंक का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बायोलॉजी का। उस एग्जाम में आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा और थ्योरी होगा थ्योरी कितना होगा 70 मार्क्स। 70 तो 70 और अगर हम बात करें 70 + 30 तो कितना हो गया 100 मार्क्स का हो गया। ये जानना जरूरी था आपके लिए। तो अगर हम पहले प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का क्या क्या होगा वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कौन कॉलेज कैसा प्रैक्टिकल ले रहा है। बट प्रैक्टिकल में एक बात तो पक्की है कि प्रैक्टिकल के नाम पर सबसे पहले आपको एक जो नोटबुक आप तैयार किए हैं, जो नोटबुक आपने तैयार किया जिसे आप प्रैक्टिकल कॉपी कहते हो, प्रैक्टिकल कॉपी कहते हो, वो आपको जमा करना पड़ेगा। उस प्रैक्टिकल कॉपी में जो जो आपने प्रैक्टिकल आपने अपने कॉलेज में किया है वो 5 से 7 प्रैक्टिकल उसमें लिखे होने चाहिए, विथ फिगर के साथ, सब कुछ के साथ अच्छे ढंग से लिखे होने चाहिए। क्योंकि आपके प्रैक्टिकल कॉपी पर भी मार्क्स है। ये जो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल पर मिलता है उसमें सब डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपके कॉपी पर कितने मार्क्स हैं। उसके बाद जो आप लिखे हैं उस पर वाइवा होगा। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना है उस कॉपी में। तो उसके लिए अलग से कॉपी दी जाएगी, दो या 3 पेज का आपको कॉपी मिलेगा। उस कॉपी पर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है, तो उस पर भी मार्क्स है। बाकी कभी कभी क्या होता है, स्पॉटिंग होता है। स्पॉटिंग में कुछ सामान रख दिया गया या माइक्रोस्कोप फिट कर दिया गया, माइक्रोस्कोप में कुछ स्लाइड लगा दिया गया और दौड़ के जाना है, घंटी बजेगी, आपको जाना अपनी कॉपी लेकर के माइक्रोस्कोप को देखना है उसमें किस चीज का स्लाइड लगा हुआ। मान लो कि अगर कोई पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है तो उसको लिखना है, उसका तुरंत तुरंत डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में लेबलिंग भी करना है और तुरंत आगे बढ़ना है। तो स्पॉटिंग ऐसा होता है। फिर आगे मान लो कि अब अगले बेंच पर कुछ और भी चीज रखा हुआ है, उसको पहचानना है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम एंड देन यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट दैट। उसके बारे में आपको कुछ लिखना भी होता है। तो ये हुआ स्पॉटिंग। तो प्रैक्टिकल डिपेंड करता है कॉलेज पर, प्रैक्टिकल किस तरीके से ले रहा है। प्रैक्टिकल में बहुत सारी बातें होती है। तो मैंने क्या क्या बोला, प्रैक्टिकल में ये 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होगा बायोलॉजी में। उसमें क्या क्या होगा बेटे, सबसे पहले आपको कॉपी पर मार्क्स मिलेगा जो आपने कॉपी तैयार की, जो आप अपने कॉलेज लाइफ में 12वीं में लाइफ में जो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा उसका बढ़िया से कॉपी पर बनाना होता है, लिखना होता है, उस पर प्रॉपर वे टीचर का साइन होता है। ठीक है, तो उस कॉपी पर आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, उस पर मार्क्स होगा। उसके बाद स्पॉटिंग, आपको दौड़ के जाना है। 3-4 बेंच लगा होगा, बेंच पर कभी माइक्रोस्कोप कहीं कुछ रखा है, सबको पहचानना है, देखना है और उसको लिखना है। और उसके बाद लास्ट में आपका वाइवा होगा, वाइवा में आप जवाब दीजिए। सब मिला के 30 मार्क्स है। अब 30 मार्क्स में आप कितना प्राप्त करते हैं डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो प्यारे, ये जानकारी रहा प्रैक्टिकल के बारे में। तो मैं समझता हूं सभी आदमी प्रैक्टिकल के बारे में समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरी की दुनिया में। थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का 70 होगा एग्जाम होगा। और उस 70
70 में से आप कितना प्राप्त करेंगे तो भाई आप डिपेंड करता है आप कितने पढ़े, कैसा आपने जवाब दिया, कितने अच्छे डायग्राम बनाए एग्जाम में, वो डिपेंड करता है उस पर। बट जहां तक थ्योरी का सवाल है तो आपको मैं थ्योरी में क्लेरिफाई ये कर दूं कि ऑब्जेक्टिव, ये अगर हम बात करें आगे के स्लाइड में होगा आई थिंक यस, थ्योरी में ऑब्जेक्टिव होगा 35 मार्क्स का, 35, ये 35 मार्क्स का होगा। थर्टी 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 35 मार्क्स का क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, तो जैसा अभी पैटर्न है, जैसा कि अभी तक पैटर्न है उसके अनुसार मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आपको सभी मिलाकर के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको किसी 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, OMR सीट आपको दिया जाएगा, उस पर आप अपना रोल कोड सब चीज भर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो लगे कि 70 में जो भी 35 क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है उसका जवाब उसमें फिल करना है। मान लो ए का आंसर डी है तो डी फिल करना है, 2 का आंसर सी है तो सी को फिल करना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव आपको 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, 70 में से किसी 35 का जवाब देना है, 70 में से किसी 35 का जवाब देना है। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, सोच सकते हैं आप। मैं आपको कहता हूं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ये भी मेरा दावा है कि 70 में से आपको 68, 69, 67 क्वेश्चन आता रहेगा। 1-2 में भले आपको परेशानी हो सकती है, इतना आता रहेगा। और सोचो उसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना कौन बड़ी बात हो गई, एकदम 35 में 35 तो आना ही है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्यारे एक रहेगा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स होगा, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और इसमें आपको क्वेश्चन कितना दिया रहेगा, 20 क्वेश्चन, 20 टोटल 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन में किसी 10 का ही जवाब देना है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर ओनली 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही आपको जवाब लिखना है, 10 क्वेश्चन का ही जवाब लिखना है। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2, तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 20, यानी शॉर्ट नोट्स 20 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन होगा, 20 में किसी 10 का ही जवाब देना है जो आपको अच्छा लगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसका मतलब 20 नंबर का शॉर्ट नोट्स हो गया। अब चलते मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो सब मिला के आपको 6 दिया जाएगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 लॉन्ग। और उस 6 लॉन्ग में 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको किसी 3 का ही जवाब देना है और ये 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 3 गुना 5 बोलिए बच्चों कितना हुआ, 15। तो इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन यानी तीनों लॉन्ग क्वेश्चन सब मिला के 15 मार्क्स का होगा। जरा जोड़िए, 20 में 15 जोड़िए तो कितना हुआ, 35। ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो 35 इधर हुआ, 35 इधर हुआ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के 70। ये हुआ थ्योरी, ये थ्योरी एग्जाम, ये थ्योरी जो है आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है प्यारे, इधर 70 उधर प्रैक्टिकल का 30, सब मिला के कितना हो गया, 100 नंबर का एग्जाम होगा। आप उसमें आप कितना प्राप्त करते हैं वो तो आप पर डिपेंड करता है। चलिए ये था एग्जाम पैटर्न। थोड़ा बहुत हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज आ सकता है, कभी कभी हल्ला होता है भाई इस साल 70 नहीं होगा, 45 क्वेश्चन होगा, 42 क्वेश्चन है, उसी 42 में से किसी 35 का जवाब देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न कुछ भी हो, वॉट एवर द पैटर्न ऑफ द एग्जाम यू हैव टू फेस, आपको उस चीज को फेस करना है, आपको जवाब अच्छा से देना है, आपको पैटर्न से बिल्कुल नहीं घबराना है। पैटर्न जो भी होगा बिहार सरकार उसको तुरंत जो है पब्लिश कर देगी ऑनलाइन और ऑफलाइन तुरंत कि पैटर्न ऐसा होने जा रहा है, उससे घबराना नहीं है। आपको सिर्फ सिलेबस पर कमांड करना है, पैटर्न जैसा भी हो जवाब तो आप अच्छा लिखोगे ही, ये भी डैम श्योर है। आगे चलते हैं प्यारे, अब हम चलते हैं आपको लिए सिलेबस की दुनिया में। 12वीं का बायोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं, पूरे कमर कस लीजिए कि और ये जान लीजिए कि सिलेबस में पढ़ना कितना टॉपिक्स है। प्यारे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट है, आपको 5 यूनिट पढ़ना है।
किसी यूनिट में 4 चैप्टर, किसी यूनिट में 3 चैप्टर है, और सब मिला के कहा जाए तो 16 चैप्टर है, और इस 16 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। चलते हैं पहला यूनिट की बात करते हैं। उस यूनिट का नाम रखा गया रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन, जिसको आप हिंदी में प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कहते हैं, कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बींग्स, कोई भी सजीव अपने से मिलते जुलते बच्चे को जन्म देते हैं, यही हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू द यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ये रिप्रोडक्शन हुआ माय डियर। तो ये जो रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टर को एक साथ रखा गया किसमें? रिप्रोडक्शन यूनिट में। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है प्यारे, अब आगे चलते हैं आपको लिए। अगर मैं इसकी बात करूं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता होगा, उसमें 2 ही पैटर्न तो है ही रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? अलैंगिक। यही 2 प्रकार का प्रजनन होगा, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म में हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये तो पहली बात क्लियर कर दी गई कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। वो कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप लोग को सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा भी गया बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो उसमें देखेंगे उसमें क्या होगा, प्लांट में फूल में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। प्लांट के फूल में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। और उस सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम लोग अंत तक पहुंचेंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे इंसान के बारे में, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव कैसे प्रजनन करता है? ऑफ कोर्स मानव भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। मानव में भी क्या होते हैं? एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट। पति पत्नी दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, पत्नी गर्भवती होती है, फिर बच्चे देते हैं। तो प्यारे, ये जो ऑफ कोर्स हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे गर्भ ठहरने से लेकर बच्चा होने तक। और जब बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे को माँ दूध कैसे पिलाएगी, दूध कैसे, माँ के ब्रेस्ट में दूध कैसे बनता है, दूध की क्या खासियत होगी, लैक्टेशन किसे कहते हैं, सारे चीजों का हम लोग वर्णन करेंगे, एक एक चीज वर्णन करेंगे। बेहतरीन टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जस्ट इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ी आप बहुत लंबी नहीं है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए। और उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी समाप्ति के बाद शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे बर्थ कंट्रोल करेंगे। इंडिया या पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे तेजी से बढ़ रहा है, इस तेजी से बढ़ते पॉपुलेशन को कैसे हम कमांड करेंगे। कमांड करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कोई ऐसा उपाय जिसके कारण कोई नारी बिना मतलब का गर्भवती ना हो, तो गर्भ ना ठहरे। इसके लिए पति पत्नी को क्या क्या समझदारी होनी चाहिए, कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल करने होंगे, उसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्डोम, कॉन्डोम क्या होता है, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम। लोग सिर्फ जानते हैं कि मेल कॉन्डोम ही होता है, बट फीमेल कॉन्डोम भी होता है। और ये अलग बात है कि फीमेल कॉन्डोम कुछ ज्यादा यूज में नहीं है, मेल कॉन्डोम ज्यादा यूज में है। मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, फीमेल कुछ चाहती हैं कि ये सब यूज ना हो, हम सिर्फ टेबलेट खाकर ही इसको कर लेंगे, तो टेबलेट भी आता है, उसको ओसी पिल्स कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, कैसे गर्भ गिर जाता है, कैसे गर्भ नुकसान हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसको एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन भी कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। इन सब के बारे में जानकारियां पढ़ेंगे। इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से कैसे बीमारियां पति से पत्नी में और पत्नी से पति में फैलता है, इनफैक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे बीमारी फैलता है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से। इस सब के बारे में जानकारियां हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्यारे, इसके बाद और यूनिट 1 की समाप्ति के बाद हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सेकंड जो सेकंड यूनिट होगा उसका नाम होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इसमें पूरे के पूरे 3 चैप्टर है। और
जो चैप्टर जो होगा उसका नाम होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम लोग मेंडल साहब के बारे में बात करेंगे, मटर के पौधे पर कैसे एक्सपेरिमेंट किए वो सब के बारे में चर्चा होगी, ड्रोसोफिला के बारे में चर्चा होगा, ठीक है, कौन कौन से जेनेटिक बीमारियां होती है वो सब के बारे में जानकारी होंगी, हाईली इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद इसकी समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये अगला चैप्टर होगा। यानी मॉलिक्यूल लेवल पर, अणु लेवल पे हमको पढ़ना है कि आखिर इनहेरिटेंस होता कैसे है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है माता पिता से बच्चों में गुणों का जाना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजिनी। प्रोजिनी माने क्या होता है? संतान। पेरेंट्स माने माता पिता, माता पिता से प्रोजिनी में, संतान में कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर कैसे जाते हैं, वो कैसे बाबूजी से कैसे शकल हम लोग का मिलता है, अगर हम लोग क्या नाटे होंगे कि लंबे होंगे, हम कितने तेज होंगे, हमारा बाल कैसा होगा, आंख का कलर कैसा होगा, ये सारे चीजों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे, इसमें। और इसका क्या मोलिकुलर बेसिस है वो इसमें पढ़ेंगे। यानी किसी ने कहा कि भाई इसके लिए माता पिता से बच्चों में गुण कौन ले जाता है? किसी ने कहा जीन ले जाता है। अच्छा, तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस हो रहा है माता पिता से बच्चों में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। और ये जीन कैसे बनता है? डीएनए के टुकड़ा को जीन कहते हैं। फिर डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर तह में जाएंगे, डीएनए कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पर स्टडी करना। मॉलिक्यूलर बेसिस पर यानी जीन का अंदर तह तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन, ये धरती कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, ये अर्थ कैसे बना। अर्थ पहले आग का गोला था, फिर ठंडी हुई, फिर गैसेस आए, बारिश हुई, पानी बना, लाइफ आए, लाइफ कैसे कैसे आया, आज चींटी से लेकर इंसान का सफर कैसे पूरा हुआ होगा, हम लोग कैसे आए, क्या लंगूर से आए, लंगूर कहाँ से आया, क्या मंकी से आया, कैसे कैसे आया, पहले गिलहरी आया कि पहले इंसान आया, इन सारे बातों पर चर्चा कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। तो प्यारे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आगे चलते हैं तीसरा यूनिट, दूसरा यूनिट की समाप्ति के बाद तीसरा यूनिट जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इंसान के कल्याण के लिए, ह्यूमन का मतलब इंसान, वेलफेयर का मतलब इंसान के कल्याण के लिए कौन, बायोलॉजी में क्या क्या चीज अपन को पढ़ना है उसमें इसमें डील करेंगे। इसमें भी हम लोग को पढ़ना है 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में एक चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम लोग हेल्थ का परिभाषा पढ़ेंगे, WHO ने हेल्थ का परिभाषा क्या दिया, और हमारे बॉडी में कितने प्रकार के डिजीजेज होते हैं। डिजीज का मतलब बीमारियां, कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया क्या है, फाइलेरिया क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टाइफाइड क्या है, निमोनिया क्या है, डेंगू क्या है, चिकुनगुनिया क्या है, ये सारे चीज पढ़ेंगे। दिनाय जिसको आप बोलते हो रिंगवर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। अमीबियासिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में इतना इंटरेस्टिंग है कि लोग जैसे गांजा कहाँ से तैयार होता है, भांग कहाँ से तैयार होता है, खैनी खाने से क्या दिक्कत होता है, आप तंबाकू खाने से क्या दिक्कत होता है, अल्कोहल पीने से क्या क्या दिक्कत होता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी समाप्ति के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फूड के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, दिन दुनी रात चौगुनी, और इस बढ़ती आबादी को खाना खिलाने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में अनाज चाहिए, अंडा चाहिए, मांस चाहिए, मछली चाहिए। आखिर इसका उत्पादन कैसे वृद्धि होगा? तभी तो इसका नाम पड़ गया स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे होगा? इनहांसमेंट माने बढ़ोतरी कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है, कैसे मुर्गी पालन कैसे पशुपालन करेंगे, कैसे अच्छे खेती करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी यहाँ मिलेगा। प्यारे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लास्ट में है। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, ओ माय गॉड, ये बैक्टीरिया, वो वायरस, वो प्रियॉन्स, वो प्रोटोजोआ, वो फंगस, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके गांव में अगर 2 चोर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ग्रामीण चोर हो गए। अगर माइक्रोब्स की दुनिया में 2 माइक्रोब अगर बदनाम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे माइक्रोब बदनाम है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, कुछ ऐसे अति सूक्ष्म प्राणी है जो आपन की जिंदगी में 4 चांद लगाता है, आपन का कल्याण करता है। तो कल्याण करने वाले माइक्रोब्स को चुन चुन के पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि दूध से दही बनता है, आज दही नहीं तो मिथिलांचल नहीं प्यारे, तो ये दूध से जो दही बनता है वो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। ये क्या है? बैक्टीरिया। अच्छा, तो बैक्टीरिया नहीं तो दही नहीं, बैक्टीरिया नहीं तो पनीर नहीं, बैक्टीरिया नहीं तो एंटीबायोटिक नहीं। फंगस क्या है? ये भी तो माइक्रोब है। फंगस नहीं तो ये आज एंटीबायोटिक का युग है। कुछ हुआ, आप लोग गांव घर में सुना है, मोनोसेफ ले लो, गांव घर में सुना है
लोंगासिलिन ले लो, गांव घर में सुना है पेनिसिलिन ले लो। ये जो सुनते हैं ये सब चीज, ये क्या है? ये सब एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है, ये सब कहाँ से आता है? आज एंटीबायोटिक नहीं तो अपन का जीवन जो है बहुत अधूरा हो जाएगा। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कहाँ पर? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दूध से दही कैसे बनता है, तारी कैसे बनता है, बीवरेज, ये वाइन, ये विस्की, ये रम, वोदका कैसे बनता है, एंटीबायोटिक कैसे बनता है, गोबर गैस प्लांट क्या है, सब चीज के बारे में हमको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी। पानी, कोई पानी गंदा हो गया, पानी गंदा हो गया, नाली का पानी कहाँ गिर रहा है, पोखर में गिरने जा रहा है, तो पोखर में नहीं गिराएंगे, डायरेक्ट वाटर बॉडी में नहीं गिराएंगे। गिराने से पहले उस पानी को, उस सीवेज को, नाली के गंदे पानी को क्या कहते हैं, सीवेज, उस सीवेज को ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या उपाय करना होगा, कौन कौन मशीन लगाने होंगे, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्यारे। इसके बाद आता है चौथा यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। माय गॉड, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला बायोटेक्नोलॉजी, द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस, एंड द सेकंड वन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन क्या है। इसी में पढ़ेंगे कि दुनिया में वैक्सीन कैसे बनता है, एंटीबायोटिक कैसे बन जाता है, वैक्सीन कैसे बनता है। जैसे अभी हाल फिलहाल अभी सरकार ने क्या बनाया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोरोना का वैक्सीन बना। कोरोना क्या है, एक आरएनए वायरस से होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वैक्सीन कैसे बन जाता है, वैक्सीन मार्केट में कैसे आ जाता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इंसुलिन, आज इंसुलिन के आविष्कार होने से जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, आज किस परिवार में एक डायबिटीज के मरीज नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज भारत में डायबिटीज इतना तेजी से बढ़ रहा है कि भारत को कहा गया कैपिटल ऑफ द डायबिटीज। इतने भारत में डायबिटीज का इतना मरीज हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, डायबिटीज के लिए एक वरदान आया, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना, बायोटेक्नोलॉजी का देन है। पुराने जमाने में इंसुलिन कैसे लोग लेते थे पता है आपको? पुराने जमाने में इंसुलिन लोग कैसे लेते थे पता है? वो पिग से और काफ से बनता था। वो इंसुलिन काफी खराबी करता था। लेकिन अब इंसुलिन कैसे बनता है, इंसान के बॉडी से जीन निकाल करके अब इंसुलिन तैयार किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से। तो यहां भी देखिए, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरेपी, पहली बार 4 साल की लड़की में जीन थेरेपी किया गया था और वो जीन थेरेपी काफी सफल रहा। ये जीन थेरेपी क्या है, रोजी काव, एक ऐसा काव बनाए थे, एक ऐसा गाय बनाया गया जिस गाय का दूध इंसान के दूध से मिलता था। ये भी किसका कमाल था, बायोटेक्नोलॉजी का। एक से एक आज बीज हम लोग तैयार किए हैं, मक्के का, कॉटन का, ब्रिंजल का। एक से एक टमाटर का वैरायटी बनाएंगे। पहले टमाटर सड़ जाता था, आज टमाटर नहीं सड़ता है। क्यों? जल्दी नहीं सड़ेगा, क्यों? इसका किसका देन है, बायोटेक्नोलॉजी का। ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। आगे चलते ये लास्ट है, ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये लास्ट यूनिट है। इसमें हम लोग को पढ़ना है 4 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा का नाम होगा इकोसिस्टम, तीसरा का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और लास्ट होगा एनवायरमेंटल इशू। साथियों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन का क्या परिभाषा होता है, पॉपुलेशन का मतलब आबादी, ऑर्गेनिज्म का क्या परिभाषा होगा, कम्युनिटी का क्या परिभाषा होगा, है ना, बायोम्स किसे कहते हैं, बायोम कैसे कैसे बनता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आवश्यकता है, अबायोटिक फैक्टर जैसे सनलाइट क्या है, टेम्परेचर क्या है, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद 2 पॉपुलेशन के बीच में, 2 स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शंस कैसा है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर एक भैंस पर बगुला बैठ जाए, एक भैंस पर एक बगुला बैठ जाए या कौवा बैठ जाए, तो कौवा और भैंस को दोनों को लाभ है, क्योंकि भैंस के बॉडी पर क्या है, काफी कीड़े हैं, बगुला खा खा के पेट भर लिया और बदले में भैंस को क्या लाभ मिला, तो भैंस को जिसका जो खून चूस रहा था उसे लाभ मिल गया। इस लाभ को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को इससे लाभ मिल रहा है, इसको इससे लाभ मिल रहा है, इसको बोले म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव दोनों साइड। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे एक से एक, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, पीडेटिज्म, ये सब क्या है, ये सब जो है 2 स्पीशीज के बीच का संबंध है, रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में आएंगे। इकोसिस्टम जिसको आप लोग पारितंत्र कहते हो, इकोसिस्टम के 2 फैक्टर होंगे, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या होगा, हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट, ये होगा। और बायोटिक फैक्टर में क्या होगा, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्लांट हो, या कंज्यूमर, जिससे हम लोग कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या जो भी है डिकम्पोजर है, ये सारे आएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में इसके हम आपको पढ़ाएंगे। फूड चेन और फूड वेब, जिसे आप आहार श्रृंखला कहते हैं, वो सब हम आप लोग कहाँ पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के लिविंग बींग्स, चाहे वो आम का वैरायटी हो, चावल का वैरायटी हो। अगर हम आम की बात करें, हमारे इंडिया में 1000 से अधिक मैंगो का वैरायटी का उपज होता है। अगर हम बात करें राइस का, चावल का, पूरे इंडिया में 50,000 से अधिक राइस का
उत्पादन होता है। पूरी एशिया की बात करें तो 2 लाख से भी अधिक, पूरी एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो 2 लाख से अधिक राइस का खेती होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सब की जानकारी, पूरी वर्ल्ड में कितने प्रकार के चींटी स्पीसीज है, पूरी वर्ल्ड में कितने प्रकार का फिश है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और कौन कौन जीव पर खतरा मंडरा गया, कौन कौन जीव इस दुनिया से चले गए। अगर हम बात करें, डायनासोर अब दुनिया में नहीं रहा। डोडो पक्षी अब नहीं है। डोडो, मॉरिशस एक देश है जहां से डोडो नाम का पक्षी गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्यों एक्सटिंक्ट कर गया, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त कर गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। रसियन तो सी स्टीलर्स काउ रसिया से गायब हो गया। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया। ये सब क्यों गायब हो गया। टाइगर का कौन कौन वैरायटी दुनिया से चला गया, जैसे कैस्पियन, जवान, वाली, ये सब नाम का जो टाइगर है अब दुनिया में नहीं रहा, ये सब गायब हो गया। तो इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे संरक्षण देंगे, कैसे कंजर्वेशन करेंगे कि जो टाइगर बचा हुआ, अब टाइगर की आबादी कैसे बढ़ाएंगे। बोटेनिकल गार्डन पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, सारे चीज पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्वायरमेंटल इशू। आज हमारे इस इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे आ गए हैं। आज इस इतनी बढ़ती आबादी, और इस बढ़ती आबादी ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इतने बड़े बड़े मशीन बना लिए, इतने सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। उस पॉल्यूशन से एक से एक बीमारियां हो रही है। कितने प्रकार के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हो गया, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, इतने सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। उनसे बचने का क्या क्या उपाय होगा, कौन कौन से मशीन लगाने होंगे थर्मल पावर पर। आपकी गाड़ियों में क्या जलता है, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल जलता है तो उसे धुआं निकलता है। धुआं से बचने के लिए गाड़ी में क्या क्या लगाना पड़ेगा, उसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर, ये सारे मशीन के बारे में पढ़ने होंगे। और क्यों जंगल कटाव हो रहा है, जंगल कटाव से क्या हानि हो रहा है, जंगल लगाना चाहिए, जंगल लगाने से सारी बातों पर डिमांड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा, ये मतलब पूरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरी 12वीं में इंटरेस्टिंग चैप्टर का जमावड़ा है। पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे और उस समय पर हम समाप्त करेंगे और उसे दोहराएंगे भी। उसके बाद फुल मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी जानकारी। और आप इतने देर तक हमारी इन बातों को सुने, आप अच्छे से सुने, मुझे अच्छा लगा। इसके लिए तहे दिल से आप लोग को हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे, थैंक यू देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, लव यू बच्चों। और फिर मिलेंगे बाद में। फिलहाल इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आए, अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाइएगा। बोले बेटे प्यारे बच्चों, 12वीं में जा रहे हो तो डी कुमार का ये वीडियो पक्का देखना, पूरी जानकारी ले लो, कितने प्रकार के टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, कैसे आपके दिमाग को प्रिपेयर करना है। सो 11वीं से 12वीं में जाने से पहले पक्का ये वीडियो देखना, पक्का देखना। ये डैम श्योर है कि आप अच्छा करोगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।